आप ऐसा ज़रूर सोचते होंगे कि शार्क टैंक पे इतनी सारी फीचर्ड कंपनीज ई कॉमर्स की क्यों होती हैं, ई कॉमर्स की क्या पोटेंशियल है और ई कॉमर्स के अंदर ऐसा क्या है जो आपको जानना ज़रूरी है फॉर यू टू बी सक्सेसफुल। शार्क टैंक के बहुत सारे जजेस भी ई कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं। अमन बोट से है, विनीता शुगर कॉस्मेटिक से है, गजल मामा अर्थ से है और पीयूष बंसल लेंसकार्ट से है। ये सारी कंपनियां ई कॉमर्स के अंदर एक डोमिनेंट प्लेयर है। शार्क टैंक पे फीचर हुई कंपनियां 1 करोड़ पर महीना, 5 करोड़ पर महीना, 10 करोड़ पर महीना तक भी जाती है। स्निच ऐसी एक ब्रांड है जिसने शार्क टैंक पे अपना रेवेन्यू 100 करोड़ पर मंथ का बताया था। ऐसे कौन से बिजनेस मेट्रिक्स हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं करता लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपकी ई कॉमर्स ब्रांड की सक्सेस के लिए। इस वीडियो में बहुत सारे एग्जाम्पल्स और बहुत सारी केस स्टडीज़ के साथ आज जानेंगे कि कैसे आप एक बहुत सक्सेसफुल ई कॉमर्स ब्रांड या बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा नाम है क्षितिज और मेरा पर्पस है आपके लिए बिजनेस को आसान बनाना। आइए जानते हैं कि ई कॉमर्स बिजनेस का मतलब क्या है। ई कॉमर्स वो बिजनेस है जो आप ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू सेल और परचेज ट्रांजैक्शन को पूरा करते हैं। इस बिजनेस में आपको फिजिकल टच की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी कि आपको शॉप पे जाकर सामान देखना खरीदना नहीं पड़ता। सीधा किसी वेबसाइट या किसी मोबाइल ऐप पे जाके आप प्रोडक्ट की सारी जानकारी ले सकते हैं और उसको सेल या परचेज कर सकते हैं। इंडिया में ई कॉमर्स का मार्केट $100 बिलियन का बन चुका है, यानी कि 8 लाख करोड़ रुपए। 2030 तक ये मार्केट $300 बिलियन का बन जाएगा, यानी कि 24 लाख करोड़ रुपए। इस मार्केट के अंदर कस्टमर का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चेंज हो रहा है, जहाँ पे इंक्रीजिंगली वो दुकान पे जाके सामान खरीदने से ज़्यादा प्रेफर कर रहा है अपने मोबाइल फ़ोन या अपने लैपटॉप से माल खरीदना। इस मार्केट का अगर आप यूएस में इम्पैक्ट देखोगे तो वहाँ पे बहुत सारे बड़े रिटेलर्स जैसे कि सीयर्स एंड टॉयज आर अस ऑलरेडी बिजनेस शट डाउन कर चुके हैं बिकॉज उनका सारा बिजनेस ऑनलाइन के थ्रू आ रहा है। लोगों को ऐसा लगता है कि ई कॉमर्स के अंदर अब और कोई स्पेस नहीं बची है, लेकिन इतनी बड़ी मार्केट के अंदर बहुत सारी जगहें हैं जहां पे आप अपना एक ब्रांड बना सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रख के आप भी एक बहुत सक्सेसफुल और एक बहुत बड़ा ई कॉमर्स ब्रांड बना सकते हैं इंडिया में। सबसे पहला फैक्टर है आपकी ई कॉमर्स बिजनेस के सक्सेसफुल होने में एक राइट प्रोडक्ट। अगर आप एक सही प्रोडक्ट चूज कर लेते हैं बिफोर स्टार्टिंग योर बिजनेस, आपका वहीं पे आधे से ज़्यादा काम हो जाता है। क्योंकि अगर प्रोडक्ट के अंदर ही प्रॉब्लम है या फिर प्रोडक्ट ही ऐसा है जिसमें ई कॉमर्स में पैसा बनाना बहुत मुश्किल है, तो वहाँ पे आप कितना भी मार्केटिंग कर लीजिए या कितना भी आप उसको प्राइसिंग कम कर लीजिए, आप कभी भी उसमें प्रॉफिटेबिलिटी नहीं ला पाएंगे। यही काम बोट ने 2013 में बहुत अच्छे तरीके से किया था। जब 2013 में बोट इंडिया में एंटर हुआ था तब ईयरफोन मार्केट बहुत ज़्यादा क्लटर्ड थी। अगर आप ईयरफोन मार्केट को 3 सेगमेंट्स में डिवाइड करें जो कि आप किसी भी प्रोडक्ट के लिए कर सकते हैं, वो सेगमेंट्स होंगी प्रीमियम, मिड एंड अफोर्डेबल। जब बोट एंटर किया था तो प्रीमियम मार्केट में बोस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट था और मिड मार्केट में सेनहाइजर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट था। अफोर्डेबल सेगमेंट में उस टाइम पे ऐसा कोई भी ब्रांड नहीं था जिसकी कोई एस्पिरेशनल वैल्यू हो या जिसके लिए कस्टमर खुद से आके उसको खरीद रहे हो। बोट ने यही अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करी और आज बोट एक 1500 करोड़ से ऊपर की ब्रांड बन चुका है। जब भी आप अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करें तो आपको एक एक्सरसाइज पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस एक्सरसाइज के अंदर आपको अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे कॉम्पिटिटर्स के बारे में लिखना होगा, सारे कॉम्पिटिटर्स के नाम लिखने होंगे, सारे कॉम्पिटिटर्स का सेलिंग पॉइंट लिखना होगा, सारे कॉम्पिटिटर्स के टॉप फीचर्स लिखने होंगे और ये देखना होगा कि इन सारी कैटेगरीज में जो हमने 3 पहले डिफाइन करी थी, यानी कि प्रीमियम, मिड और अफोर्डेबल, में ऐसी कौन सी जगह है जहां पे एक गैप अवेलेबल है फॉर योर ब्रांड टू कम इन। अगर आप ये सक्सेसफुली कर पाते हैं और अगर आप इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं तो डेफिनेटली आपका आधा काम ई कॉमर्स सक्सेस के लिए हो चुका है। मैंने आपके लिए कुछ कैटेगरीज रिसर्च करी है जो कि ई कॉमर्स में अभी तक बहुत अच्छा प्रॉफिट देती है। अगर आप इन कैटेगरीज में कॉम्पिटिटर एनालिसिस करेंगे तो आपको एक अच्छा आइडिया लगेगा कि कहाँ पे आप भी अपना एक ब्रांड बना सकते हैं। कैटेगरीज यानी ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्किन केयर, कॉस्मेटिक्स, कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जहां पे एक अच्छा बिजनेस क्रिएट किया जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ यूनिट इकोनॉमिक्स की एक टेबल डिस्कस करना चाहता हूँ। इस टेबल के बारे में शार्क टैंक पे बात ज़रूर होती है लेकिन कभी उसको इन डेप्थ समझाया नहीं गया है।
मेरा अटेम्प्ट रहेगा कि अगर मैं आपको यूनिट इकोनॉमिक्स की टेबल समझा पाऊँ तो आपको अपने प्रोडक्ट और अपने बिजनेस से रिलेटेड जो सक्सेस के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए वो ऑलरेडी एक पीस ऑफ पेपर पे आप बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही डिफाइन कर पाएंगे। सबसे ऊपर आता है एवरेज ऑर्डर वैल्यू। एवरेज ऑर्डर वैल्यू का मतलब होता है जितना भी आपका टोटल सेल हुआ उसको अगर आप टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर से डिवाइड करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ऑन एन एवरेज कस्टमर कितने रुपए का ऑर्डर आपसे परचेज करता है। इसमें से अगर आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल देंगे तो आपका ग्रॉस मार्जिन आ जाएगा। ग्रॉस मार्जिन का सवाल बहुत सारे शार्क्स अपनी बहुत सारी पिचेस में फाउंडर से पूछते हैं। जितना हाई आपका ग्रॉस मार्जिन होगा उतना ही हाई आपका प्रॉफिटेबिलिटी का एक्सपेक्टेशन भी बना रहेगा। इंडिया में एक हाई प्राइस पे बेचने के लिए आपको बहुत सारी ब्रांडिंग करनी पड़ती है और ऐसी कुछ ही ब्रांड्स हैं जो कि ये सक्सेसफुल कर पाई है, जैसे कि एप्पल। इसीलिए कॉस्टिंग पे कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि आप अपने प्राइसिंग पे कंट्रोल एक लेवल के बाद नहीं रख पाते। सेकेंड पार्ट ऑफ द टेबल आता है आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट और आपकी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, जहाँ पे आपका वेयरहाउस का खर्चा आता है, जहाँ पे आपका गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आता है और भी अदर कोई मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट, वो भी वहाँ डाले जाते हैं, जैसे पेमेंट गेटवे चार्जेस। इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है लॉजिस्टिक्स कॉस्ट। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है जो कि आपको अपने गुड्स को अपने वेयरहाउस से कस्टमर तक पहुंचाने में लगती है। इस लॉजिस्टिक्स कॉस्ट का डायरेक्ट कोरिलेशन होता है आपके प्रोडक्ट के वॉल्यूम से या फिर वेट से। जितना बड़ा या जितना भारी आपका प्रोडक्ट होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट होगी। और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कभी भी आपके AOV का कोई परसेंटेज नहीं होता, वो मोर और लेस एक फिक्स्ड कॉस्ट मानी जाती है इन एवरी सेल दैट यू आर डूइंग। इसीलिए अगर आपकी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत हाई है तो आपका बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी लाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको हमेशा अपने बिजनेस में ऐसा प्रोडक्ट चूज करना है जिसकी AOV बहुत ज़्यादा हो और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत कम हो। इससे ये होगा कि आपकी AOV का बहुत कम हिस्सा लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में जाएगा और आप इजीली एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना पाओगे। इंडिया में 40% ऑफ ऑल मोबाइल सेल्स कम फ्रॉम ऑनलाइन और ई-कॉमर्स चैनल। ऐसा इसीलिए हो पाया है क्योंकि ये सारी कंपनियां और सारे रिटेलर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है, बिकॉज बहुत छोटा सा पैकेजिंग होता है और मिनिमम AOV 8 से 10 हज़ार रुपये तक जाता है। सो यहाँ पे पैसे बनाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप जब अपनी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, वेयरहाउसिंग कॉस्ट को माइनस करते हो तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन 2 आता है। कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन 2 में से अगर आप अपने मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की फीस को हटा दो तो आपके प्रोडक्ट की यूनिट लेवल प्रॉफिट और लॉस आ जाता है। आइए बात करते हैं कि ई-कॉमर्स बिजनेस में मेजर डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग कॉस्ट क्या है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ Amazon। अगर आप Amazon पे अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो Amazon भी तो आपसे कोई फीस चार्ज करेगा। ऑन एन एवरेज 15 से 20% की वो फीस होती है। अदर देन दैट Amazon पे 1 करोड़ से ज़्यादा रीसेलर्स हैं जो कि वहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। जब Amazon पे इतने सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं तो हर प्रोडक्ट एक दूसरे से compete कर रहा है कस्टमर को सबसे ऊपर दिखने के लिए। इसके लिए Amazon एड्स के माध्यम से सेलर्स को एक अपॉर्चुनिटी देता है कि वो अपने प्रोडक्ट को सबसे ऊपर दिखा सकते हैं। ऑन एन एवरेज अगर आप एड्स चलाते हो Amazon पे तो आपकी ROI जो आती है उस एड्स कॉस्ट पे वो यूजुअली 2 to 5x आती है। यानी अगर आपने 100 रुपये एड्स में लगाया तो आपकी सेल 200 से 500 रुपये तक आ सकती है। इसका मतलब ये हो गया कि आपकी AOV का 40 to 50% पार्ट अगेन चला गया Amazon के पास इन टर्म्स ऑफ कमीशन एज वेल एज एड्स का फीस जो होता है। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट पीपल डोंट डिस्कस इज द रिटर्न रेट। आपने ये जरूर सुना होगा अपने फ्रेंड से, आपने खुद भी किया होगा कि आपने कोई प्रोडक्ट मंगाया और क्योंकि आपको वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आया आपने उसको रिटर्न कर दिया। तो अगर मैं एक सेलर के पर्सपेक्टिव से देखूं तो वो रिटर्न जो होता है वो प्योर प्ले लॉस होता है, बिकॉज सेलर को ही बियर करनी पड़ती है उसकी रिटर्न लॉजिस्टिक्स की जो कॉस्ट होती है। इंडिया में ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है जहां पे रिटर्न ई-कॉमर्स पे 0 हो। आप देख सकते हैं कि क्लोथिंग में दिस इज एज हाई एज 50%, वेयर एज इन अदर कैटेगरीज ऑन एन एवरेज इट गोज अराउंड 10 to 15%। तो आप अपने यूनिट इकोनॉमिक्स में से और एक 10-15% की स्पेस रखिए जो भी प्रोडक्ट्स आपको रिटर्न आएंगे। अगर आप इस पूरी एक्सरसाइज को करने के बाद आपका यूनिट इकोनॉमिक्स पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स यू आर रेडी टू स्टार्ट योर बिजनेस, you have found the right product and you will be able to scale this business to the right level profitably. I hope ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी। कोई भी आपका डाउट है related to e-commerce or any other business, please do post on the comment section. Signing off. Thank you.